नमस्ते मीनू जी। सबसे पहले तो मैं साहित्य वारिधि आरिणी साहित्य समूह को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मीनू पांडे जी और चित्रा जी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस पटल पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मैं बहुत अच्छा तो नहीं लिखती, लेकिन जो लिखती हूँ मन से लिखती हूँ। कुछ लघु कथाएँ लिखी हैं और कुछ कविताएं भी लिखती हूँ, तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। अगर कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही। तो नमस्कार दुर्गा रानी जी, नमस्कार। तो मैं अपनी रचनाएं शुरू करूँ? जी, मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है जी, धन्यवाद विनोद मिश्रा जी। तो मैं अपनी पहली लघु कथा पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है नया रिश्ता। जब लड़कियां शादी होकर ससुराल जाती हैं तो चाहे कितने भी अच्छे माहौल में हो या कैसा भी हो, लेकिन मन में थोड़ा संशय बना ही रहता है। तो उसी को लेकर मैंने एक लघु कथा लिखी थी, तो आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ अपनी पहली लघु कथा, नया रिश्ता। राधिका, ये इतने भारी भारी डिब्बों में क्या भर कर लाई हो? मम्मी जी, इन 3 डिब्बों में मेरी किताबें हैं, उस छोटे डिब्बे में मेरी कुछ डायरियां हैं। मुझे पढ़ने का शौक है तो अब मुझे यहीं रहना है। कभी कुछ पढ़ने का मन किया तो बार बार लाइब्रेरी ना जाना पड़े, इसलिए मैं ये सब कुछ यहाँ ले आई। मम्मी जी बम सी फूटी। देखो भाई, मेरा घर तो पहले से ही भरा पड़ा है सामान से, अब तुम्हारे ये डिब्बे कहाँ सजाओगी? फालतू ही लाई तुम ये सब, वहीं रहने देती ना। और रही बात पढ़ने के शौक की, तो बात ऐसी है बहू रानी, पहले घर को तो समझ लो। किताबें समझने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। राधिका, उठो, देखो तुम्हारा नया घर आ गया। विनय ने नींद से जगाया। ओह, तो यह सपना था। पर अंदर घुसते ही मम्मी जी ने सपने वाला ही सवाल पूछा। राधिका ने भी सपने वाला ही जवाब दिया और बम के फूटने का इंतजार करने लगी। ये तुमने बहुत सही किया राधिका। भाई वाह, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। दोनों मिलकर अब तो इस घर को ही छोटी सी लाइब्रेरी बना लेंगे। सहपाठीन वाले नए रिश्ते की बहुत बधाई बेटा। फूल बरसाती मम्मी जी बोली। धन्यवाद। तो सास बहू, आजकल की जो सास बहू हैं उनमें भी नए नए रिश्ते शुरू हो गए हैं। सास बहू के अलावा सहपाठीन वाला नया रिश्ता भी इस लघु कथा में मैंने दिखाया है। अभी मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी। अक्सर जो लड़के घर से दूर रहते हैं उनको गैर जिम्मेदार का ठप्पा लगा दिया जाता है उनके ऊपर, चाहे वो उनकी चिंताएं भी उतनी होती हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, माता पिता को लेकर, लेकिन फिर भी आते जाते उनके ऊपर छींटाकशी चलती ही रहती है। तो उसी को लेकर एक कविता लिखी थी मैंने, जो आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है गैर जिम्मेदार लड़के। घर से दूर रहने वाले लड़के अक्सर डरते हैं रात बिरात आए हर उस फोन से, जो उनकी आत्मा पर एक बार और लापरवाह होने के एहसास का पत्थर लटका देती है। कब आए, कब तक रहोगे? माँ बाप की याद तो नहीं आती होगी वहां? जैसे सवालों की परिधि में जकड़ा नालायक की उपाधि से सुशोभित उनका अस्तित्व। पापा का कमजोर होता दिल, माँ के घिसे घुटने का दर्द याद है उन्हें भी, बस वो समझा नहीं पाते अपनी फिक्र। मन की चोर जेबों में भरकर रख लेते हैं अपने सारे एहसासात। यूं ही लिख लेते हैं कुछ बेनाम चिट्ठियां, कभी बिना भेजे गए कुछ संदेश। ये गैर जिम्मेदार लड़के चुपचाप बचपन टटोलते हैं अपना, बरामदे के कोने में रखे बैट में,
कभी गत्ते के पुराने डिब्बों में उनके मन का खालीपन बांटती हैं घर की बेरंगी दीवारें और उदास कोने। इन लड़कों की आंखों में होते हैं कुछ गुलाबी रंग और रंगों में उलझी एक नम लकीर, ये गैर जिम्मेदार से लड़के। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी, शशिपादा दीदी धन्यवाद, चंदन सिंह जी धन्यवाद, अनिल मकारिया भैया धन्यवाद भैया, अंजू दीदी आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना वक्त निकाला और मेरे लाइव पर आप सभी उपस्थित हुए, आप सबका धन्यवाद। अब मैं एक लघु कथा पढ़ना चाहूँगी। सोसाइटीज़ में अक्सर क्या होता है, बिना बात की होड़ चलते रहती है, कभी बच्चों को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, कभी घर को लेकर, फर्नीचर को लेकर, कुत्तों को लेकर भी एक अलग तरह की होड़ चलती रहती है। तो इसी को लेकर मैंने एक व्यंग्य लघु कथा लिखी थी, आप सबको सुनाना चाहूँगी वो व्यंग्य लघु कथा। इसका शीर्षक है होड़। पूनम नीचे वॉक के लिए आई। सुबह से ही उदासी और चिड़चिड़ेपन ने घेर रखा था। सोचा सबसे मिलकर अच्छा लगेगा। नीचे तो अलग ही कंपटीशन चल रहा था। मिसेस पांडे अपने बच्चों की तारीफों के पुल बांध रही थी कि किस तरह उनकी प्रिंसी ने स्कूल में रैंप वॉक किया और किस तरह उनके बेटे ने मैथ्स के सर की बोलती बंद कर दी। मिसेस मेहरा बताने लगी कि कैसे उनके लायक बच्चों के मुंह बन जाते हैं जब घर में रोटी सब्जी या दाल बनती है, उनको बस अंग्रेजी खाना ही खाना होता है। अब गर्ग भाभी के पास बच्चों की कोई बात नहीं थी, तो वो अपने जबरे बालों वाले कुत्ते, माफ कीजिएगा, हेनरी के बारे में बताने लगी कि किस तरह वो उनकी एक आवाज पर एक बार भौंकता है और किस तरह वो सिर्फ दूध रोटी ही खाता है, जबकि विदेशी नस्ल का कुत्ता है। रक्षा बार बार बात काटकर टॉपिक बच्चों और कुत्तों से हटाकर शॉपिंग पर लाना चाह रही थी, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ ब्रांडेड ही खरीदते हैं और लोकल चीजें उसके हिसाब से खरीदने लायक ही नहीं हैं। श्वेता, जिनको हमेशा अपना परचम हर जगह लहराना होता है, तो बस वो बोली, आजकल सिर्फ पढ़ाई को पूछता कौन है? मेरे बच्चे तो पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में अव्वल हैं। क्या डांस, क्या ड्राइंग, क्या स्विमिंग, क्या स्पोर्ट्स। मेरा ब्रूनो भी मेरे बच्चों जैसा ही ऑलराउंडर है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए उसे। अभी कल परसों की ही बात है, किसी ने मेरे ब्रूनो को कुत्ता कह दिया। क्या नाराजगी दिखाई उसने। खाना तो मेरे बच्चे खुद ही ऑर्डर कर देते हैं अपनी पसंद का, और ये भी कोई शहर है कपड़े खरीदने के लिए? भाई हम तो अपनी सारी शॉपिंग या तो मुंबई से करते हैं या फिर अनंत से मंगवा लेते हैं। अरे अनंत, मेरी बुआ का बेटा जो यूएसए रहता है। पूनम को सहसा ही हंसी छूट गई। सबकी बातचीत का लय टूट गया। चलिए मैं निकलती हूँ। गर्ग भाभी ने पूछा, कहाँ चली पूनम इतनी जल्दी? हंसते हुए ही पूनम बोली, भाई मेरे बच्चे तो इतने होशियार भी नहीं हैं कि अपना होमवर्क खुद कर लें। ऊपर से वो खाना भी घर पर ही खाते हैं। पतिदेव के साथ सुबह लोकल मार्केट की बड़ी मंडी भी जाना है सब्जियां खरीदने, काफी बढ़िया मिलती है वहां। धन्यवाद। अनुपा दीदी, नमस्ते अनुपा दीदी। सबके नाम मैं नहीं सर्च कर। चित्रा जी धन्यवाद। शिखा जी धन्यवाद। अनुपा दीदी धन्यवाद दीदी। मैं लघु कथा और कविता, एक लघु कथा सुना रही हूँ और एक कविता सुना रही हूँ। अगर ये ठीक लग रहा है तो, अदरवाइज मैं क्या सिर्फ मैं लघु कथा सुनाऊं? चित्रा जी, ये आम होता जा रहा है शो ऑफ करना। हाँ, आजकल रियलिटी कुछ ही होती है और शो ऑफ कुछ और ही चलता है। मंजू जी धन्यवाद। तो
मीनू जी धन्यवाद। मैं एक कविता सुना लेती हूँ। एक समय होता है जब माँ और बच्चे एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो, पर वो माँ के गोदी से निकलकर अपना आसमान ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो उसी को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी, आप सबके सामने रख रही हूँ ये कविता का शीर्षक है वो। मैं लंबा हो रहा था, वो ठिगनी ही रह गई। मैं जहानी समझदार बन रहा था, वो झल्ली ही रह गई। मैं आगे बढ़ रहा था, वो पीछे ही छूट गई। मैं किताबों और डिग्रियों के पीछे भाग रहा था, वो व्रतों और मंदिरों के पीछे। मैं खाने से बचने लगा, वो दवाइयों से। मैं घर देर से आने लगा, वो देर तक जागने लगी। मैं दुनियादारी और राजनीति में लगा रहा, वो पूजा पाठ और तीमारदारी में। मैं भागने लगा था उसके आंचल की छांव से, मैं भागने लगा था उसकी आंचल की छांव से, वो मेरी छाया की भी बलैया लेती रही। मैं गलतियां करता रहा, वो जवाबदेही लेती रही। मैं काजल का टीका लगाने नहीं देता, वो दुआओं से नजर उतार देती। मैं कसमसाने लगा उसकी छोटी सी चार दीवारी में, वो गोद में ब्रह्मांड बसाए बैठी रही। मैं आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, वो बेसन के हलवे में उलझी रही। मैं आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, वो बेसन के हलवे में उलझी रही। मैं शायद उसकी हथेलियों के धागों से उधड़ रहा था, वो फिर भी ममता की सिलाई किए गई। मैं बेटे से पति और पिता बन चुका था, पर वो हमेशा माँ ही बनी रही। धन्यवाद। शशि दीदी धन्यवाद। दीदी चित्रा जी ठीक है जी। मीनू जी धन्यवाद। बहुत पहले एक लघु कथा लिखी थी मैंने गृहिणियों की स्थिति को लेकर, और ये लघु कथा क्योंकि हम सब वर्किंग वुमेन होने वाली औरतें भी गृहिणी तो होती ही हैं, चाहे वो काम कोई भी करे, पर गृहिणी तो सभी औरतें होती हैं। तो उसी को लेकर मैंने एक छोटी सी लघु कथा लिखी थी, बहुत पसंद की गई थी। तो आज मैं वही लघु कथा एक बार आपको सुनाना चाहूँगी। हल्की फुल्की सी लघु कथा है। लघु कथा का शीर्षक है दर्द। शाम से ही सीमा के सीने में बाईं तरफ हल्का सा दर्द था, पर इतने दर्द को तो औरतें चाय में ही घोलकर पी जाती हैं। सीमा ने भी यही सोचा कि शायद कोई झटका आया होगा और रात के खाने की तैयारी करने लग गई। किचन निपटाकर सोने को आई तो पति को बताया। पति ने दर्द की दवा लेकर आराम करने को कहा, साथ ही ज्यादा काम करने की बात बोलकर मीठी सी डांट भी लगाई। देर रात को अचानक सीमा का दर्द बढ़ गया। सांस लेने में उसे तकलीफ सी होने लगी। कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं? ये विचार मन में आते ही वो पसीने से भर उठी। हे भगवान, पालक मेथी तो साफ ही नहीं किए, मटर भी छिलने बाकी हैं। ऊपर से फ्रीज में मलाई का भगोना भी पूरा भरा रखा हुआ है। आज मक्खन निकाल लेना चाहिए था। अगर मर गई तो लोग कहेंगे कितना गंदा फ्रीज करके रखा था। कपड़े भी प्रेस को नहीं डाले, चावल भी खत्म हो रहे हैं। आज बाजार जाकर राशन ले लेना चाहिए था।
मेरे मर जाने के बाद जो लोग 10-12 दिनों तक यहाँ रहेंगे उनके पास तो मेरे मिसमैनेजमेंट के कितने सारे किस्से होंगे। अब सीमा सीने का दर्द भूलकर काल्पनिक अपमान के दर्द को महसूस करने लगी। नहीं भगवान, प्लीज आज मुझे मत मारना। आज ना तो मैं प्रिपेयर हूं और ना ही मेरा घर। यही प्रार्थना करते करते सीमा सो गई। धन्यवाद। तो हम गृहिणियां चाहे कहीं भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें सिर्फ घर की, पति, बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। जैसे मेरी लघु कथा की जो नायिका, उसको मरने के लिए भी ये टेंशन था कि मौत के बाद में जो लोग आएंगे वो उसके बारे में गलत बोलेंगे कि उसने अपना घर प्रिपेयर करके नहीं छोड़ा मरने से पहले। तो ये थी मेरी छोटी सी लघु कथा। दर्द, सीने का दर्द उसके अपमान का दर्द बन गया। मीनू जी धन्यवाद। प्रज्ञा जी धन्यवाद। मनोरमा जी धन्यवाद। अंकिता जी धन्यवाद। अनिल जी आपका बहुत धन्यवाद। अनिल भैया धन्यवाद आपका, आप हमेशा इसी तरह से उत्साहवर्धन करते हैं। शशि दीदी धन्यवाद। लघु कथा में एक लघु कथा अलग अलग तरीकों से लिखी जाती है, मुझे तो इतना नहीं है, लेकिन पर फिर भी मैंने कुछ लघु कथाएं लिखी थी बिंब के साथ में। तो एक लघु कथा थी मेरी जो बिंबात्मक थी और जिसमें मैंने डिब्बे का बिंब देकर उस लघु कथा को लिखा था। तो वो लघु कथा मैं पढ़ना चाहूंगी आप सबके सामने। आशा कर रही हूँ आपको लाइव पसंद आ रहा है, आवाज मेरी ठीक से आ रही है। तो मैं अब सुना रही हूँ मेरी अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है डिब्बा। अंजू दीदी नमस्ते दीदी, धन्यवाद दीदी। प्रतीक के ब्याह के बाद बुआ दादी आज घर आई हैं। उनकी आदत ही है अपना ही राग अलापती रहती हैं। आज उनका मुद्दा है अपने जमाने की शादियों की मिसालें देना। ब्याह तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, 3-3 दिनों तक बारात रहती थी। एक भी रिश्तेदार ऐसा न होता था जो ब्याह में आता न था। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। मिल बांट कर मसाले पीसते, मंगोड़ी पापड़ बनाते, घर पर ही दर्जी बिठाया जाता। जिस दिन ब्याह की मिठाइयों की कढ़ाई चढ़ती थी ना, पूरा कुनबा साथ में बैठकर जीमता। महीनों तक हम मिठाइयां खाते थे, फिर चाहे वो सूखे लड्डू ही क्यों ना हो। आजकल की तरह ना कि सब कुछ बाहर से आ जाए, रिश्तेदार भी बस 1-2 दिन पहले आएं और बहू के गृह प्रवेश से पहले ही विदा हो जाएं। बुआ दादी बातों के साथ साथ अपनी अनुभवी नजरों से रमा और उसकी नई बहू को तोल भी रही थी। बहू के चेहरे पर पसरा सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। उधर प्रतीक भी पिंजरे में कैद पंछी सा फड़फड़ा रहा था। अरे ओ रमा, बेटे में ही लगी रहेगी या ये मिर्ची का डब्बा भी पकड़ेगी? दीजिए बुआ जी, रमा ने डिब्बा पकड़ते हुए कहा। पर बुआ दादी ने डिब्बा छोड़ा ही नहीं। बुआ जी, जब तक आप डब्बा छोड़ेंगी नहीं मैं कैसे पकड़ूंगी? रमा, वैसे तो तू बड़ी समझदार है, बुआ दादी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। सारे रीति रिवाज भी जानती है, पर ये न कैसे न जान पाई कि जब तक तू अपना डब्बा यानी अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी, तेरी बहू से पकड़ेगी कैसे, पाएगी कैसे, उनकी गृहस्थी की गाड़ी आगे कैसे सरकेगी? जब तक तू अपने अधिकार की डोर को थोड़ा ढील नहीं देगी, बहू के अधिकारों की पतंग कैसे उड़ेगी? धन्यवाद। जी मनीषा जी।
अच्छा, आवाज़ ठीक आ रही है जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सुप्यार दीदी, अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे लाइव में आए। अभी तो शायद मेरे पास काफ़ी वक्त है, तो मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी अभी। कविता का शीर्षक है तथाकथित आधुनिकाएं। गांव में रहने वाली और शहर में रहने वाली औरतों के जीवन में बहुत अंतर होता है, और चाहे हम माने या ना माने, गांव की औरतें हमेशा शहरों की औरतों के जैसे जीवन जीना चाहती हैं। वो उनको अपना आदर्श मानती हैं, उनके जैसी स्वाधीनता, उनके जैसी स्वतंत्रता वो अपने माहौल में भी चाहती हैं। तो उसी को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी, बताना चाहूँगी आप सबके सामने। सुनो तथाकथित आधुनिकाओं, सुनो तथाकथित आधुनिकाओं, तुमसे मिलकर वो अपनी दबी कुचली जुबान थोड़ी पैनी कर लेना चाहती थी। बेढंगे रिवाजों के बोझ से अब छुटकारा पाना चाहती थी। आशाओं के दामन का एक छोर पकड़ना था उन्हें, अपने सहमे से पंखों को जरा खोल लेना चाहती थी। सीखना चाहती थी तुम्हारी उन्मुक्तता, कुछ मासूम गलतियों की चाहत उनमें भी थी। अपने चेहरे पर चाह रही थी बेपर्दा नूर, हसरत थी जरा सी बेपरवाही की, थोड़ी सी बदतमीज होना चाह रही थी। ज्यादा नहीं थे अरमान उनके, बस अपने पुराने आसमान पर नया सा सूरज चाह रही थी। बस अपने पुराने आसमान पर नया सा सूरज चाह रही थी। सपाट शब्दों में कहूँ तो वो बस तुम सी बनना चाहती थी। तुमसे बदलाव की चाहत रखी उन असफल औरतों ने, क्योंकि उनकी नज़र में तुम बेहतर थी, क्योंकि उनकी नज़र में तुम बेहतर थी। पर तुमने क्या किया? 2-4 दिन की चौंचलेबाजी कर, 2-4 दिन की चौंचलेबाजी कर तुम उनके पिंजरे के तार और कसाई। वो जब आती है सब निभाती है, और तुम ज़्यादा ही इंदिरा गांधी बनने चली हो। ऐसे व्यंग बाणों का सामान तुम दे आई। मशाल माना था तुम्हें अपनी आज़ादी का, मशाल माना था तुम्हें अपनी आज़ादी का, तुम उन्हीं लपटों से उनके ख्वाब जला आई। जीवन पहले ही कांटों भरा खेत था उनका, जीवन पहले ही कांटों भरा खेत था उनका, तुम उसमें जहर का छिड़काव कराई। आधुनिकता की मृग मरीचिका दिखाकर तुम उनको और भटका आई। कामना थी उन्हें प्रगति के सूरज की, तुम उन्हें अमावस की रात सौगात में दे आई। कामना थी उन्हें प्रगति के सूरज की, तुम उन्हें अमावस की रात सौगात में दे आई। खुद अच्छी बनने के चक्कर में, खुद अच्छी बनने के चक्कर में तुम उन बेचारी औरतों का बहुत बुरा कराई, तुम उन बेचारी औरतों का बहुत बुरा कराई। धन्यवाद। जी चित्रा जी, अच्छा मुस्कुराते हुए, अच्छा मैं ध्यान रखूंगी। मंजू दीदी धन्यवाद। आशा, धन्यवाद अनिल जी, अनिल कुलश्रेष्ठ जी धन्यवाद। आप सभी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसलिए मुझे सुनाने में भी अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अब मैं एक और छोटी सी लघु कथा लेकर आई हूँ, सुनाना चाह रही हूँ आपको।
मैं जनरली पारिवारिक और सामाजिक, पारिवारिक ही ज़्यादा बोलूँगी, पारिवारिक मूल्यों पर ज़्यादा लघु कथाएं लिखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है परिवार के सास बहू, ससुर दामाद या पिता पुत्र, माँ बेटी, ऐसे रिश्तों पर लिखना मुझे अच्छा लगता है। तो आशा है आप लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ इसी तरह के ही विषयों पर लिख रही हूँ, लेकिन मुझे इन्हीं तरह की विषयों पर लिखना अच्छा लगता है। तो मैं एक और छोटी सी लघु कथा लेकर आ रही हूँ आपके सामने। शीर्षक है उसका थाल। कविता ब्याह कर अपने नए घर आई। गृह प्रवेश की रस्म होने के बाद थालेड़ी का नेग होना बाकी था। ये थालेड़ी का नेग मुझे हमारे नॉर्थ में, मैं राजस्थानी हूँ तो हमारे राजस्थानी में तो इसको थालेड़ी का नेग बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी और जगहों पे क्या बोलते हैं, लेकिन थालेड़ी का नेग होता है शादी के गृह प्रवेश के जस्ट बाद में। तो उसी को लेकर ये लघु कथा लिखी थी। तो कविता ब्याह कर अपने नए घर आई। गृह प्रवेश की रस्म होने के बाद थालेड़ी का नेग होना बाकी था। इसमें 7 थालियों को एक एक करके उठाना होता है। हर थाली घर के सदस्यों के साथ शांति के रिश्ते का परिचायक होती हैं। मतलब हर एक थाली हर एक रिश्ता, ऐसा माना जाता है। भारी भरकम थाल और दुबली पतली बहू। 5वें थाल तक तो सब सही था, पर छठा थाल थोड़ा बजा और 7वां पूरा बजा। अब कविता पर छींटाकशी होने लगी। अब शगुन हो गया, अब शगुन हो गया कहकर सब फुसफुसाने लगे। ऐसी बातें सुनकर कविता रुआंसी सी हो गई। तभी सासू माँ ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया कविता। जरूरी नहीं कि रिश्तों में शांति बचाए रखने के लिए हमेशा चुप ही रहा जाए। कभी कभी ये थाल बजने भी जरूरी हैं। ये आवाज करते हुए थाल इस बात के साक्षी हैं कि अगर कभी किसी ने कुछ गलत कहा या कुछ गलत किया तो कविता चुप नहीं रहेगी। अब पूरा घर शांत था। धन्यवाद। जिस तरह से कहते हैं हम लोगों के इधर कि जिस तरह से माँ के बिना मायका नहीं होता है, वैसे ही सास के बिना ससुराल नहीं होता है। तो अगर ऐसी सास हो जो बहू के हर कदम पे उसका सहयोग दे, तो सास वाला रिश्ता ही नहीं रहेगा। ना तो बहू उनमें हमेशा अपनी माँ को ही देखेगी। जैसे माँ हर बात की, हर गलतियों को पर्दा डाल देती है, कवर कर देती है। तो आजकल नए नए रिश्ते हो गए हैं सास बहू के भी। तो ये मेरी एक छोटी सी लघु कथा थी, थाल। जी अंकिता जी धन्यवाद। संध्या पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद। रेणुका सिंह जी धन्यवाद। एक कविता लिखी थी माँ पापा के ऊपर, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। एक लघु कथा, एक कविता इस तरह का रख रही हूँ, क्योंकि अगर लगातार कविता सुनाऊंगी तो शायद आप सभी भी थोड़े बोर हो जाएंगे और मुझे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके लिए। तो अभी एक कविता पढ़ती हूँ आपके सामने। ज़्यादा ना बताते हुए सीधा पढ़ ही लेती हूँ इस कविता को। तो कविता का शीर्षक है बूढ़े होते माँ पापा। हम सबके ही मम्मी पापा, हम सब इसी उम्र में हैं कि सभी के मम्मी पापा अब बूढ़े हो रहे हैं। हालांकि हम कोई भी चाहते नहीं है कि हमारे माँ पापा कभी हमें बूढ़े दिखें। हम उनको हमेशा जवान ही देखना चाहते हैं, पर उम्र तो बढ़ती ही है। जैसे जैसे हमारी बढ़ती है वैसे वैसे उनकी भी बढ़ती है। तो बूढ़े होते माँ पापा शुरू कर रही हूँ मैं। वो बचने लगे हैं अब बहसों को लंबा खींचने से।
वो बचने लगे हैं अब बहसों को लंबा खींचने से, कन्नी सी काट लेते हैं बहुत बार विवादों से। कभी हमारा बचपन सुनाने लगते हैं तो कभी पहली नौकरी के किस्से। हमारी जिंदगी की हर बात जाननी होती है उन्हें। हम जवाब ना भी दें पर वो सवाल करते हैं बहुत से। इसी बहाने शायद वो हमारे साथ कुछ पल जी रहे होते हैं। हिसाब में कमजोर माँ बंद आंखों से भी हमारा फोन नंबर लगा सकती हैं। हिसाब में कमजोर माँ बंद आंखों से भी हमारा फोन नंबर लगा सकती हैं, रट लेती है ना। पापा जो मोबाइल को बीमारी का नाम दिया करते थे, अब 24 घंटे साथ रखते हैं हमारी आवाज सुनने के मोह में। दवाइयों के सहारे चलने वाले वो हमें हर बात पर दवा नहीं खाने की सलाह देते रहते हैं। असल में वो हमें उनकी गलतियां दोहराने से बचा रहे होते हैं। बेटा तेरे साथ जाना है कहीं तो तुझे बस जब समय हो मिल जा हमसे। बूढ़े होते माँ पापा ये सब अब हक से नहीं कहते। ध्यान से सुनेंगे तो कुछ गिड़गिड़ाहट सी सुनाई देगी उनके शब्दों में। ऐसे तो हमने उस महंगी दुकान का वो सबसे महंगा खिलौना भी नहीं मांगा होगा उनसे। ऐसे तो हमने उस महंगी दुकान का वो सबसे महंगा खिलौना भी नहीं मांगा होगा उनसे, जिस हिचकिचाहट से वो हमसे हमारा समय मांगते हैं। जिस हिचकिचाहट से वो हमसे हमारा समय मांगते हैं। फिर ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर वो दोबारा अवसाद की चादर ओढ़ लेते हैं। माँ पापा तब थोड़े और बूढ़े होने लगते हैं। इस बार जब माँ पापा के साथ रहने जाओ तो देखो गौर से उनकी थकी आंखों की चमक। स्नेह का जरा सा विटामिन लेकर वो कैसे जवान हो जाते हैं। स्नेह का जरा सा विटामिन लेकर वो कैसे जवान हो जाते हैं। हम थोड़ा सा प्यार छलकाते हैं वो भर भर ममता लुटाते हैं। हमारे साथ के रंग से उनके साथ साथ बूढ़े होते घर पर भी यौवन की पुताई हो जाती है। उन चंद लम्हों की आस में वो अपनी उम्र से होड़ लगाते हैं। उन चंद लम्हों की आस में वो अपनी उम्र से होड़ लगाते हैं। हर पल संजो लेना चाहते हैं। माँ पापा तब शायद थोड़ा और जीने लगते हैं। माँ पापा तब थोड़ा और जवान होने लगते हैं। धन्यवाद। मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई ये पढ़ते समय। जी चित्रा जी, हाँ अपने माता पिता को बूढ़े होते देखना सचमुच किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता। डर जाते हैं हम सभी। रेणुका जी धन्यवाद। संध्या पांडे जी मोबाइल 24 घंटों, हाँ बिल्कुल सभी के मम्मी पापा का एक ही जैसा हाल है। उनको लगता है पता नहीं कौन से समय हमारे बच्चे हमें कॉल कर लें। मीनू पांडे जी ये उनका प्यार है, वो बस हमसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ गिड़गिड़ाहट सी सुनाई देती है। जी धन्यवाद बहुत मार्मिक। छाया मालवीय जी धन्यवाद। शशि दीदी स्नेह का विटामिन, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। रेणुका दीदी, रेणुका सिंह जी बहुत सुंदर, ये विषय ही ऐसा है। जी सही कहा आपने, ये विषय ही ऐसा है। अंकिता जी धन्यवाद। मीनू जी क्या मेरे पास अभी और समय है? एक लघु कथा लेकर आ रही हूँ मैं, सुनाना चाह रही हूँ आपको लघु कथा। लघु कथा का शीर्षक है अनामिका दीदी। अनामिका जी स्नेह का विटामिन, थैंक यू जी। प्रेरणा दीदी नमस्ते दीदी, आपका धन्यवाद, आप आई लाइव पर। तो एक लघु कथा है
जिसका शीर्षक है प्रत्यावर्तन। शीर्षक से पहले पर लघु कथा सुनाने से पहले बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। हम सभी ऐसा करते हैं ना कि जब कभी मम्मी पापा का फ़ोन आए और हम कुछ और कर रहे हों तो हम ये सोचते हैं कि पहले ये काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फ्री होकर कॉल करेंगे। तो उसी विषय को लेकर मैंने ये एक लघु कथा का ताना बाना रचा था, मैं अब सुनाने जा रही हूँ। प्रिया बार बार फ़ोन कान पर लगा रही थी और हर बार परेशान होकर हाथ सोफे पर पटक रही थी। पीहू, टीवी की आवाज़ कम करो, तेज आवाज़ में वो बोली। सॉरी मम्मा, डोरेमोन खो गया है तो नोबिता बहुत दुखी है और इसलिए मैं भी दुखी हूँ। आवाज़ कम कर दूंगी तो नोबिता की इमोशनल बातें सुन नहीं पाऊंगी। यहाँ नानू नानी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और तुम्हें डोरेमोन की पड़ी है, वो फिर से झल्ला पड़ी। उस पर चिल्लाने से पापा फ़ोन थोड़े ही उठा लेंगे, हो सकता है कि फ़ोन साइलेंट पर हो या फिर वो आराम कर रहे हों। तुम ज़्यादा ही परेशान हो रही हो। रवि साइड में बैठा हुआ रवि बोला। रवि एक बार को मम्मी का समझ आता है, वो फ़ोन को इधर उधर रख देती हैं या काम में भूल जाती हैं, लेकिन पापा फ़ोन को लेकर लापरवाह नहीं होते। सुबह से कितनी ही बार फ़ोन कर चुकी हूँ, दोनों ही नहीं फ़ोन उठा रहे। मयंक को भी फ़ोन किया, उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे यार, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। भरी आंखों से प्रिया बोली, अगर बात तुम्हारे मम्मी पापा की होती तब भी क्या तुम यही कहते? प्रिया, बात किसी एक के पेरेंट्स की नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम ज़्यादा पैनिक मत हो। अभी तुम खुद ही देखो, पिछले सप्ताह पापा ने तुम्हें कितने फ़ोन किए थे, लेकिन तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं लिया। यार, मैं बिजी थी उस दिन, एक संडे ही तो मिलता है सब कुछ करने के लिए। कितने काम है मुझे, फ़ोन में लग जाती तो आधे काम रह जाते। और अगर पापा के मन की बात मन में ही रह जाती तो? मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? कौन सी बात? उस दिन पापा को तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सपना आया था। मन बहुत डर गया था उनका। बार बार तुमको फ़ोन कर रहे थे पूछने के लिए कि तुम ठीक हो ना, पर तुमको तो अपने काम ज़्यादा ज़रूरी लग रहे थे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उनकी भीगी हुई आवाज़ ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कैसे कहता उनको कि जिस लाडली के लिए वो अधमरे हुए जा रहे हैं, उसके लिए उनका फ़ोन अनदेखा करना बहुत आसान है। सोचो तो जरा, उस दिन मम्मी पापा किसी मुसीबत में हो सकते थे, उन्हें कुछ हो जाता तो माफ़ कर पाती तुम खुद को कभी? बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है प्रिया। बस करो रवि, प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी तुम मम्मी पापा से मांगो प्रिया। अरे वो पहले फ़ोन तो उठाएं। मेरा उठाएंगे ना? अपने फ़ोन से नंबर डायल करते हुए रवि मुस्कुराकर बोला। ओह, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ, कभी कभी भटके हुए की घर वापसी के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरा डोरेमोन मिल गया, साइड में से खुशी से नाचती पीहू बोली। रवि बोला, बेटा, मम्मा का डोरेमोन भी मिल गया। धन्यवाद। तो मैं भी कभी कभी कर लेती थी, और अभी जब से ये लघु कथा लिखी है उसके बाद ऐसा नहीं करती हूँ। अब अगर किसी समय अपनी मम्मी या पापा का या सास ससुर का फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो उनको मैसेज ज़रूर करती हूँ। और ये हम गलतियाँ कर जाते हैं ऐसी वाली, तो ये उसी को लेकर ये छोटी सी लघु कथा लिखी थी। जी रेणुका सिंह जी, एक दिन भी कॉल ना करे तो नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, माँ पापा का यही है। संध्या पांडे जी, संडे ही मिलता है। हाँ, हम सारे कामों के लिए संडे ही मिलता है। अनामिका जी कितनी थैंक यू जी। रेणुका सिंह जी, ये हमने शायद पढ़ी जी, पढ़ी होगी शायद, सुनाई तो मैंने आज पहली बार ही है इसको। मीनू जी बहुत अच्छी, धन्यवाद मीनू जी। प्रेरणा दीदी धन्यवाद। प्रकाश हरी जी धन्यवाद।
सौरभ शर्मा धन्यवाद। महिमा भटनागर महिमा दीदी धन्यवाद दीदी। अंकिता भार्गव अंकिता धन्यवाद। रेणुका सिंह जी धन्यवाद। संध्या पांडे जी धन्यवाद। शशि दीदी धन्यवाद दीदी। चित्रा जी यूं तो सभी अपने माता पिता के लिए भावुक नहीं, डर को प्रवासी जी प्रवासी और समय का अंतर होता है तो और ज़्यादा हम लोगों को डर लगा रहता है। बाकी जो भारत में भी रहते हैं उनको भी ये डर रहता ही है कि अचानक से कुछ हो ना जाए माँ बाप को। मनोरमा जी कविताएं भी अच्छी जी धन्यवाद मनोरमा जी। मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रही हूँ ना। चित्रा जी या मीनू जी आप मुझे बता दीजिएगा जब मेरा समय ख़त्म हो जाए। मुझे मेरे हिसाब से तो आप बता दीजिए। अच्छा जी समय है अभी तो ठीक है। फिर मैं एक कविता सुनाती हूँ। कविता थोड़ी सी लंबी है। कविता का शीर्षक है बेटी के मन की बातें। जी चित्रा जी माँ मैं कविता पढ़ रही हूँ। शीर्षक है बेटी के मन की बातें। माँ आज भी तेरी गोदी में सिर रखकर घंटों बिना बोले बस पड़ी रहना चाहती हूँ। माँ आज भी तेरी गोदी में सिर रखकर घंटों बिना बोले बस पड़ी रहना चाहती हूँ। पर जिम्मेदारियों की गठरी का बोझ बड़ा भारी हो गया है, तुझ पर भी और मुझ पर भी। कैसे कहूँ कि आज भी रात में बार बार घड़ी देख लेती हूँ, कहीं मेरी देरी से तेरे संस्कारों पर सवाल न उठाए जाएं। आज भी तुझे अपनी जिंदगी की कश्मकश बताने से डरती हूँ, कहीं तू अपनी ही परवरिश पर शर्मिंदा न हो जाए। कहना चाहती हूँ आज भी ससुराल की गली तक पहुँचते ही मेरे पेट में वही धक धक, वही डर, वही बेचैनी उठने लगती है जो बचपन में परीक्षा से पहले हुआ करती थी। आज भी तेरे पास से जाते समय कलेजा टूट पड़ता है, पैर मनो भारी हो जाते हैं। तेरे दरवाजे की चौखट और हाथों में पकड़े लोटे का पानी बार बार मुझे मोह की दुहाई देते हैं। घर की सारी दीवारें मेरे हाथों के छाप की गवाही देती हैं, पर बेटियों को कोई रोक पाया है भला? वो दहलीज, वो गवाहियाँ, वो दुहाइयाँ उन दो आंखों में समा जाती हैं जो बेबस सी दीवार के कोने से लगी हैं। अपनी भरी टिबरियों के साथ देखो तो माँ मैं भी कितनी चालाक हो गई हूँ। आंसू कैसे छुपा लेती हूँ मुस्कान का ओवरकोट पहनकर। कैसे तू मेरा हर अनकहा अनसुलझा भी जान लेती है। कैसे तू मेरा हर अनकहा अनसुलझा भी जान लेती है। मेरे हाथों की लकीरों से मेरी व्यस्तता का हाल, माथे पर बिखरते अधपके बालों का राज, हिचकिचाहटों से भरे मेरे व्यवहार को, मेरी चाहना को, मृत प्राय हुई मेरी इच्छाओं को, मेरी सारी चिंताओं को तू आज भी बहला देती है ना माँ। सौंधी रोटी और मक्खन के साथ थाली में परोस देती है बचपन वाला वही आत्मविश्वास। जिंदगी के अनगिनत उतार चढ़ाव को, सुख दुख को बूमरैंग सा समझा देती है ना तू माँ। जानती हूँ दुकान से फ्री में मिले उस थैले में तूने वो साड़ी मोड़ कर रख दी है
जिसको मैं छोड़ आई थी दुकान पर, जिसको मैं छोड़ आई थी दुकान पर, ये कहकर कि बासंती रंग पसंद ही नहीं मुझे। जिसको मैं दुकान पर छोड़ आई थी ये कहकर कि बासंती रंग पसंद ही नहीं मुझे। तेरी नजरें बूढ़ी तो हुई हैं पर साथ ही अनुभवी भी। तू जान गई थी मेरे झूठ को, मेरी नापसंदगी की वजह उसका रंग नहीं उसकी कीमत थी। वापसी की आस लिए मेरा मन तेरी मौन निगाहों में ये ही तो पढ़ पाया कि जिंदगी में चाहे हजारों पतझड़ हों, जिंदगी में चाहे हजारों पतझड़ हो, लेकिन बिटिया बासंती रंग सबको अच्छा लगता है। जिंदगी में चाहे हजारों पतझड़ हों, बिटिया बासंती रंग सबको अच्छा लगता है। धन्यवाद। उषा जी हेलो उषा जी। कोई बात नहीं उषा जी, कोई बात नहीं, आप आई, आपने समय निकाला, वही बड़ी बात है। रेणुका सिंह जी धन्यवाद, आप लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। मीनू जी बहुत धन्यवाद आपका। जी बेटियों को कोई नहीं रोक पाया है। प्रेरणा दीदी धन्यवाद दीदी, आपके लगातार आपका उत्साह बढ़ा रही हैं आप मेरा। महिमा दीदी धन्यवाद दीदी। उषा जी धन्यवाद। अंकिता जी धन्यवाद। चित्रा जी मेरी तो आवाज भी सुनकर भर्रा जा रही है। लिखते समय बड़ा रोना आ जाता था ऐसी कविताओं को लिखते समय भी। एक और कविता पढ़ दूं अगर समय है तो। जी मीनू जी धन्यवाद। मीनू जी मैं एक जल्दी से एक और कविता पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मेरा समय भी समाप्त हो गया है। इरशाद जी हेलो। हाँ जी उषा जी मैं पढ़ लेती हूँ एक कविता। बेटियां हैं हम सभी, तो पापा से सभी का ही बहुत अंतरंग रिश्ता है पापा के साथ में। पापा से हम बहुत ज़्यादा क्लोज रहती हैं, तो पापा को लेकर ही एक कविता लिखी थी, पढ़ना चाहूँगी वो। शीर्षक भी है पापा ही। पापा कुछ कहते नहीं ज़्यादा, पापा कुछ कहते नहीं ज़्यादा, बस देखते हैं ऊपर से नीचे कि कितनी बदल गई है उनकी छुटकी। क्या खाया, कैसी हो, तुम्हारी याद आती है, ऐसी बातें कभी नहीं करते, पर ये जरूर कहते हैं कि कुछ गलत हो तो घबराना नहीं, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। कितनी बड़ी हिम्मत दे जाता है पापा का ये कहना। जाने क्यों उस वक्त पापा कहानियों के सुपर हीरो से लगते हैं। आप कैसे हो पूछने पर हमेशा बस ये कहना, मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, सब कर सकता हूँ अपने आप। आपकी बहुत याद आती है पापा, ये कहने पर उनकी मीठी सी झिड़की हमेशा तैयार रहती है। काम पर ध्यान दो, फालतू चीजों पर नहीं। जाने क्यों उस वक्त पापा गीता के कृष्ण से लगते हैं। फोन करना याद हो या ना हो, पर ये कभी नहीं भूलते कि गर्मी में मुझे आम बहुत पसंद है, सर्दी बहुत लगती है मुझे, ये भी नहीं भूलते। मैं कितनी लापरवाह हूँ खुद को लेकर, ये भी नहीं भूलते। आज भी मेरे मायके पहुंचने से पहले फ्रीज भर दिया जाता है मेरी पसंदीदा चीजों से। काजू की कतली भी डिब्बे में रखी स्वागत कर रही होती है। मेरे लिए लाए ना पापा ये सब कुछ। पूछने पर पापा बोलते हैं, क्यों, हमने त्याग थोड़ी कर दिया इन सब का। जाने क्यों उस वक्त पापा एक मीठा सा झूठ बोलते बच्चे से लगते हैं। विदाई लेते समय बार बार घड़ी देखकर कहते, टाइम पर निकलो, रात हो जाएगी। उनका वो बेचैन होकर चक्कर काटना, एक एक चीज
संभाल कर देखना कि कुछ छोड़ तो नहीं दिया। मैं भी जानबूझकर कुछ न कुछ हमेशा छोड़ आती हूँ, सिर्फ उनकी डांट सुनने को, डांट में छिपे प्यार को महसूस करने को, उनकी वो चिंता, उनकी वो फिक्र, आंसुओं को छिपाकर दामाद से कहना कि ध्यान रखना इसका, लापरवाह है थोड़ी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ऐसा कहते पापा। कभी पूड़ियाँ तो कभी अचार बांधते पापा, जाने क्यों उस वक्त पापा माँ जैसे लगते हैं, जाने क्यों उस वक्त पापा माँ जैसे लगते हैं। धन्यवाद। इमोशनल कर दिया, मैं खुद भी थोड़ा इमोशनल हो गई लिखते समय। जी महिमा दी, सबके पापा ऐसे ही होते हैं, मम्मी पापा सबके एक जैसे ही होते हैं, इसी के लिए उनके लिए जो निकले हुए भाव हैं वो सभी के बारे में एक जैसे ही लगते हैं। पापा अब भी सोशल मीडिया की जगह बुक पढ़ने को बोलते हैं। बिल्कुल मेरे पापा भी। जी मीनू जी, बेचैन होकर चक्कर काटना। हाँ, पापा लोगों का कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते तो बस वो अपनी बेचैनी को वैसे ही निकालते हैं। मम्मी तो काम में लगी रहती हैं, पापा अपनी बेचैनी को ऐसे ही पूरा करते हैं। तो अनामिका जी धन्यवाद जी। तो मुझे लगता है कि मेरा समय ख़त्म हो गया है आज की लाइव के लिए। आप सब ने मुझे बहुत लगातार मेरा उत्साहवर्धन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा लाइव को लेकर मेरे अनुभव ज़्यादा नहीं है। ये शायद मैं दूसरी बार सिर्फ लाइव पर आई हूँ, तो मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन आप सब ने इतने अच्छे से मुझे बार बार मेरी तारीफ़ करके मुझे बार बार उत्साहित किया, तो उसकी वजह से मैं ये लाइव पूरा कर पाई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये लाइव पसंद आया होगा। एक बार जी चित्रा जी, अगली बार लास्ट के लिए बहुत भारी हो गया है तो मैं एक हल्की फुल्की कविता सुना देती हूँ, अगर आप कहें तो समय है तो। उषा जी धन्यवाद। उषा जी अच्छा सुनाऊं? अच्छा 1 मिनट, मैंने ये वाली निकाली नहीं थी, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस मैं सर्च कर लूं। हाँ जी, हल्का हो गया माहौल। हाँ, तारीफ सुनकर तो जी चित्रा जी, मैं छोटी सी ही सुना रही हूँ। शादी के बहुत साल बीत जाने के बाद में अक्सर दंपति को ये शिकायत रहती है एक दूसरे के साथ कि सब बदल गया है, तो उसी को ही लेकर एक कविता लिखी थी। तुम कहती हो कि सब बदल गया, तुम कहती हो कि सब बदल गया, अब पहले के जैसा प्यार नहीं रहा, पर प्यार तो है, बस परिभाषाएं बदल गईं।
प्यार तो है, बस परिभाषाएं बदल गईं। सुबह की चाय के कप में चीनी के जैसे तुम्हें ही तो घुला हुआ पाता हूँ। पेपर में खो तो जाता हूँ, पर कनखियों से देखता हूँ तुम्हें सुबह की भाग दौड़ करते। कभी बच्चों का टिफिन पैक करते, तो कभी उंगलियों को चिमटे का काम लेते। सच कहूँ, हर बार नया सा प्यार होता है, बस इजहार नहीं हो पाता। मैं कभी तुम्हारे तड़के में हींग सा बसा होता हूँ, तो कभी कपड़ों के फैले अंबार में बिखरा होता हूँ। बर्तनों के ढेर में भी तो मैं ही होता हूँ तुम्हारे संग, कभी तुम्हारी खींच बनकर तो कभी तुम्हारी फुर्ती बनकर। कहा ना, प्यार तो है, बस परिभाषाएं बदल गईं। तुम मेरे लैपटॉप के डेटा सी मुझ में बसी होती हो, मेरे संग ही तो रहती हो, खाने में कभी स्वाद बनकर, कभी मेरी शर्ट की क्रीज बनकर, कभी मेरे सरदर्द की बाम बनकर, कभी मेरे बिखरे से आत्मसम्मान को समेटती तुम, कभी मेरी चिड़चिड़ाहट पर मलहम लगाती तुम। तुम्हारी कही अनकही सब समझ लेता हूँ, नजरों की भाषा, प्यार का अनबोला, तुम्हारा वो फिक्र में घुलते जाना, मेरी हर बात का ख्याल रखते जाना, भरी दोपहरी में शीतल छांव का आनंद देता है। मंदिर में बजने वाली सुकून देती घंटी सी हो तुम मेरे लिए, बेचैन हो जाता हूँ जो घर लौटकर तुमको न देखूं। तुम्हारी वो एक झलक चाय की ताजगी सी लगती है। तुम जब दिन भर की बातें सुनाती हो तो जिंदगी जीने लायक सी लगती हैं। पड़ोसियों की बातें, बच्चों की शिकायतें, हाँ, मैं सुनना नहीं चाहता, पर तुम्हें सुनाते हुए संतुष्ट सा देखकर झेल ही लेता हूँ। तुम्हारी बेतुकी सी बातें भी अब तो लोरी सा असर करती हैं। तुम्हारा यही चहकना अब प्यार है। तुम्हारी शिकायतें भी प्यार हैं, मेरी चिड़चिड़ाहटें भी प्यार हैं। बोला ना, प्यार तो है, बस परिभाषाएं बदल गई हैं। प्यार तो है, बस परिभाषाएं बदल गई हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज का मेरा लाइव ख़त्म करती हूँ। अच्छा, अभी उषा जी माहौल हल्का करने के लिए कर रही हैं ये। मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, धन्यवाद उषा जी। जी मीनू जी, चिड़चिड़ाहट पर मलहम, जी धन्यवाद मीनू जी। आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये साहित्य वारिधि ग्रुप को मैं दोबारा से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया पटल पर आने का। चित्रा जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने ही मुझे इस ग्रुप के लिए आमंत्रित किया था। और ये 2 हफ्ते तक चलने वाला लगातार कार्यक्रम है, जिसमें हर दिन, शायद रविवार को कोई और नहीं आएंगे, कोई लेखिका या कवयित्री लाइव नहीं आएंगी। बाकी जैसे मैं पहले भी बोला है, संडे सबके लिए बिजी डे होता है, इसके लिए तो लगातार 2 हफ्ते तक यहाँ पर इस ग्रुप पर लाइव होते रहेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरी सभी उन सहयोगियों को भी इसी तरह का प्यार देती रहें। और इसी के साथ ही मैं आज का लाइव ख़त्म करती हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद।